हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इट्स ग्रैब नॉलेज। दोस्तों आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में एमसीक्यूज करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। दोस्तों इसमें हम 10 पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आने वाले केवीएस, सीटेट, यूटेट जो भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 10 पीवाईक्यूज आज हम करने वाले हैं। चलो दोस्तों आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो द्वितीय अवस्था है, सेकेंड स्टेज है, वह कौन सी है? ऑप्शन 1 ज्ञानेंद्रिय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड औपचारिक सक्रिय अवस्था, मॉरल ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड पूर्वीय सक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त सक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों इसमें जो हमारा जो द्वितीय अवस्था होती है वह पूर्व सक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 3। दोस्तों अब हम इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं हैं, इन्हें थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। पहली अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जिन्हें हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा कैसे अपने आप को खुद से क्रिया करके किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है या उससे क्या अनुभव लेता है। जैसे कि किसी को देखना हो गया, किसी को सुनना हो गया, किसी को छूकर उसके बारे में पता करना होता है, अपने हाथ और पैर को हिलाना आदि क्रियाओं से क्या है वो अनुभव प्राप्त करता है और उनके बारे में जानता है। और जो इन क्रियाओं के करने के बाद उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास हो जाता है। उसमें यदि उसने एक बारी किसी चीज गर्म वस्तु को छू लिया है तो उसके दिमाग में वो चीज फीड हो चुकी है कि वह गर्म है, उसको मुझे नहीं छूना है। तो यही चीज क्या है उसके दिमाग में विकसित हो जाती है। तो दोबारा वो क्या है उस गर्म चीज को छूने की कोशिश भी नहीं करता है। तो यही क्या हमारा क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा इसमें क्या स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, अजनबी चिंता होने लगती है। जैसे कि कोई रिलेटिव हमारे घर में आ जाए और बच्चा क्या है उससे दूर भागने लगता है, तो वही क्या है बच्चे के लिए स्ट्रेंजर एंजाइटी होते हैं। जब वो बच्चा क्या है उसे देखता है, फिर उसे सुनता है, फिर उनको उसके बच्चे के दिमाग में उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग विकसित हो जाता है, तब जाके क्या उससे क्या बात करने लगता है, तब उसकी स्ट्रेंजर एंजाइटी थोड़ा-थोड़ा क्या है कम होने लगती है। तो दोस्तों जो दूसरी अवस्था बताई गई है कि पूर्व सक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, यह अवस्था तार्किक चिंतन के बजाय यह अंतर्दृष्टि प्रयोग करते हुए शब्द व चित्रों का प्रस्तुत करना है। ठीक है, शब्दों व चित्रों को प्रस्तुत करना है। इसमें बच्चा क्या है खुद से ही किसी चित्र को बना लेता है या खुद से ही अपने शब्द को बोल लेता है जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, बल्कि वो क्या है बोल लेता है, वो अपने शब्द का निर्माण खुद से करने लगता है। या जो कोई भी ड्राइंग करता है या कोई भी चित्र बनाता है वो क्या है खुद से अपने क्या चित्र बनाने लगता है, चाहे वो किसी उनका शेप साइज कुछ भी हो, उसे कोई मैटर नहीं करता पर वो बना लेता है। ठीक है, तो इसी की वो इससे क्या होता है कि बच्चे में क्या डेवलप होता है, उसकी कल्पना करने की क्षमता विकसित होने लगती है। और भाषा कौशल, जैसे कि कुछ भी शब्द बोल लेता है तो उसकी क्या भाषा कौशल का विकास होने लगता है। आत्म केंद्रितता का या ईगोसेंट्रिज्म भी विकसित होने लगता है। और जीवाश्म या एनिमिज्म भी शुरू होना है। एनिमिज्म क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को भी सजीव वस्तु समझने लगता है। जैसे कि बच्चा क्या है किसी जैसे कि वो नीचे गिर पड़ता है और फर्श सोचता है कि यदि हम फर्श को मारेंगे
तो वो क्या है तो उस पे भी क्या है दर्द होगा। तो यही चीज़ क्या है बच्चों में आने लगती है जिसे हम क्या एनिमिज़्म कहते हैं। सो थर्ड जो स्टेज बताई है मूर्त सक्रिय अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारी 7 से 11 वर्ष की होती है। इस इस अवस्था में मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन या कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग का विकास होने लगता है। उनमें क्या और जैसे कि हम डेवलपमेंट देख सकते हैं उनमें कि संरक्षण आ सकता है, कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन हो गया, फिर वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन, क्रमबद्धता, सीरिएशन हो गया, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिएशन हो गया, गणितीय रूपांतरण या उलटने-पुलटने की योग्यता या रिवर्सिबिलिटी। इन सभी का उनमें बच्चे में क्या 7 से 11 वर्ष के बीच में उनमें विकास हो जाता है। और चौथी अवस्था है दोस्तों औपचारिक सक्रिय अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 18 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण जो घटनाएँ या अमूर्त विचारों के बारे में तार्किक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग का विकास होने लगता है। तो इसमें यही होता है कि इसका विकास इस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग का विकसित होने लगता है। डिडक्टिव थिंकिंग का विकास विकसित होने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास होने लगता है और रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज का भी इनमें विकास होने लगता है। तो ये थी हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? तो स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, आश्रित चर है या उपयुक्त सभी। तो जो अधिगमकर्ता होता है वह हमेशा क्या होता है एक आश्रित चर होता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो देखो दोस्तों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर होते हैं हमारे पास। पहला होता है अध्यापक। अध्यापक एक क्या होता है स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर इसलिए होता है क्योंकि अध्यापक किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे स्वतंत्र चर कहा गया है। और अब विद्यार्थी इसमें क्या है आश्रित चर होता है। आश्रित चर क्यों होता है? क्योंकि यह अध्यापक और पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। बिना पाठ्यक्रम का विद्यार्थी कुछ नहीं सीख सकता है और पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला अध्यापक के बिना भी वो क्या है उस पाठ्यक्रम को पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए ही विद्यार्थी पाठ्यक्रम और अध्यापक पर आश्रित होता है, इसलिए इसे आश्रित चर कहते हैं। और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर इसलिए कहा गया है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसलिए इसे मध्यस्थ चर कहा गया है। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? पहला मन का विज्ञान, सेकंड शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो हम इन ऑप्शनों के हिसाब से हम अभी क्या कह सकते हैं कि मन का विज्ञान ऑप्शन ए 1। तो दोस्तों आगे मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य के चित्त या मन के में कौन सी वृत्ति कब क्यों और किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसी मन के ज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि मनुष्य की दिमाग या चित्त या मन में कब क्यों और किस प्रकार कोई भी प्रकार की वृत्ति क्या है उत्पन्न हो जाती है, उसे जानने के लिए हमें क्या है मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के मनुष्य के मन के स्टडी करता है। ठीक है। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड इसकी जो अंग्रेजी की जो उत्पत्ति हुई है ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक और यूनान शब्दों से हुआ है। साइकी साइकी मतलब होता है सोल, सोल मतलब आत्मा। ठीक। फिर दूसरा होता है लोगस, लोगस मतलब स्टडी किसी चीज का अध्ययन। ठीक। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल
आत्मा का अध्ययन। तो ये आत्मा का अध्ययन सबसे पहले 1600 में प्लेटो, अरस्तु और व डिकार्ते ने मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहा था। फिर 17वीं शताब्दी में पेम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, जो कि हमारे ऑप्शन में था। तो पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। 19वीं शताब्दी में आते हैं विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का ज्ञान कहा। ठीक। फिर आते हैं हमारे वॉटसन। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। 20वीं शताब्दी से अब तक चला हुआ आता है और अब हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के तौर से पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि प्याजे ने बताया। ऑप्शन 1, सहयोग की नैतिकता का आरंभ, पूर्वी रूढ़िवादिता नैतिकता, वास्तववाद और नैतिकता से कोई संबंध नहीं। तो जैसे कि हम इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, मतलब पहले तुम ये कार्य करो, तुम मेरे लिए ये कार्य करो, मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करूंगा। तो इसमें क्या है, एक सहयोग की भावना दिख रही है कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। तो इस तरीके क्या एक सहयोग की भावना क्या उत्पन्न हो रहा है कि हम यहाँ से गैस कर सकते हैं इससे कि एक सहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है किसी में भी दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रही है, एक सहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है। तो सहयोग की नैतिकता का आरंभ शुरू हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो प्याजे ने अपनी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में पब्लिश की थी। उन्होंने इसमें बताया था कि बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं। क्या बच्चे क्या है, नैतिकता के बारे में सोचते हैं, तो वे दो अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। बच्चे क्या है, नैतिकता के बारे में सोचेंगे तो वो क्या है, दो अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरेंगे। ठीक है? तो जो इनमें से पहली अवस्था होगी हमारी, वो है हमारी हेटेरोनोमी। हेटेरोनोमी प्रेयता या नैतिक यथार्थता, या इसे हम कह सकते हैं कि बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता। ठीक है दोस्तों? दूसरी जो होगी हमारी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता, नैतिक सापेक्षवाद की अवस्था या मॉरल रिलेटिविज्म भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये दो अवस्थाओं से बच्चा क्या गुजरता है जब वो क्या नैतिकता के बारे में सोचता है। तो प्याजे ने बताया है कि साक्षात्कार विधि द्वारा या इंटरव्यू मेथड के द्वारा हम बच्चे के नैतिक विकास सिद्धांत की विभिन्न 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है दोस्तों? कि जीन पियाजे ने जो क्या नैतिक विकास सिद्धांत के आधार पर 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है एनोमी स्टेज या मनोमय चरण, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। इसमें यह स्टेज जो होती है कानून रहित चरण होता है और इस चरण में बच्चे ना तो नैतिक होते हैं और ना ही अनैतिक होते हैं। दूसरी स्टेज बताई है हेटेरोनॉमी स्टेज फर्स्ट। ये जो हेटेरोनॉमी स्टेज फर्स्ट जो है आधिकारिकता, क्या करता है, एक आधिकारिकता को शो करता है जो कि ये 5 से 8 वर्ष के बीच में होता है। तो इस जो हेटेरोनॉमी स्टेज फर्स्ट को बाह्य सत्ता के अनुशासन का चरण भी कहा गया है। बाह्य सत्ता का अनुशासन चरण भी कहा गया है। जो तीसरी स्टेज होती है हेटेरोनॉमी स्टेज 2 जो होती है पारस्परिक की होती है। इसमें क्या पारस्परिक की होती है, जो कि 8 से 13 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या है कि नैतिक विकास के इस चरण को पारस्परिक आदान प्रदान रेस्प्रोसिटी का चरण भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या आदान प्रदान किया जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था कि तुम मेरी पीठ खुजलाओगी तो मैं तुम्हारी पीठ भी खुजलाऊंगा। तो इसमें यही हो रहा था कि आदान प्रदान हो रहा था कि हेटेरोनॉमी स्टेज 2 की पारस्परिक का
चरण बताया गया है। ठीक है, जो फोर्थ अवस्था है स्वायत्तता या ऑटोनॉमी चरण बताया गया है, जो कि ये हमारे 13 से 18 वर्ष की आयु तक का होता है। जो है ऑटोनॉमी स्टेज, यह स्टेज हमारी किशोर अवस्था का चरण है। जो ऑटोनॉमी स्टेज है वह किशोर अवस्था का भी चरण है। स्वायत्त नैतिकता के चरण में नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्यारे ने इसे समता या इक्विटी का चरण भी कहा है। पांचों क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो हमारा क्या लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो हमारा 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है, ऑप्शन 2। तो दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। तो पहला है हमारा शिशु अवस्था या इन्फेंसी अवस्था, जो कि बर्थ से 2 वर्ष के बीच तक होता है। फिर आता हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 भागों में बताया गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 3 से 6 वर्ष का। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बाल्यावस्था है 3 से 12 वर्ष तक की होती है। हमारी जो बाल्यावस्था होती है वो 3 से 12 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था है वो है एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हमारी 12 से 18 वर्ष की होती है। प्रौढ़ अवस्था, चौथी अवस्था है हमारी प्रौढ़ अवस्था या एडल्टहुड। एडल्टहुड 19 वर्ष से ऊपर की हमारी एडल्टहुड अवस्था होती है। शिशु अवस्था की विशेषता नहीं है। शिशु अवस्था भी हमने पहले देखा था कि इन्फेंसी स्टेज जो होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो हम उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि शारीरिक विकास की तीव्रता, शारीरिक विकास की तीव्रता हाँ होगी उसमें उस समय। दूसरों पर निर्भरता होगी क्योंकि वो जन्म से यार 2 वर्ष के बीच में है, तो उसमें ऑब्वियसली है कि दूसरों पे निर्भरता होगी उसकी। और मानसिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता भी क्या हाँ मानसिक विकास की तीव्रता भी विकसित हो रही होगी। बट कि हमने देखा था कि उसमें क्या है कि नैतिकता का होना। तो नैतिकता ना ही उसमें क्या है नैतिकता होती है और ना ही अनैतिकता होती है। तो इसमें क्या शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है नैतिकता का होना। ऑप्शन 3। जेंडर। जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो एक क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन 4। तो सामान्य शब्दों में हम सेक्स या सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम नॉर्मली क्या है महिला और पुरुष को क्या है सेक्स के माध्यम से ही हम क्या मैंने बोलते हैं कि हाँ ये महिला है ये पुरुष है। ठीक है, और इनके जन्मांग और अनुवांशिक में भी अंतर है। ठीक है, जबकि लिंग जो जेंडर है जो समाज में एक पुरुष और महिला, एक पुरुष और महिला की भूमिका को प्रदर्शित करता है। जो क्या है पुरुष की अपनी आइडेंटिटी है, महिला की अपनी आइडेंटिटी है। उनकी अलग-अलग कार्य करने की क्षमता है, वो अलग-अलग अपने तरीके से पहचाने जाते हैं। महिला की अपनी भूमिका है, पुरुष की अपनी भूमिका है। तो इसलिए वो क्या जाने जाते हैं। तो लिंग पुरुष और महिला खासकर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर में अंतर के संदर्भ में माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा क्या था? सामाजिक सामाजिक यह क्या है कि जेंडर एक हमारी क्या सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम हमारे पास मीडिया, विद्यालय, परिवार या सरकार है। तो इन चारों में से हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब सबसे पहले उनके पास क्या होता है? उसके पास क्या होता है? परिवार होता है, माता और पिता होता है। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन 3 पे जाएंगे, परिवार। तो हम समझेंगे कि सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं और अभिवृत्तियों को सीखता है। तो हम नॉर्मल जैसे कि हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि हमारी आदतों को सुधारते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं, हमें अपने रीति रिवाज को बताते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं उनको बताते हैं, जो अभिवृत्तियों को सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, माता पिता हमें पहले सिखा लेते हैं, क्योंकि जब हम उनके साथ क्या है अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली जो है सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं। तो इसमें क्या आते हैं? प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में इसमें विशेषकर व्यवहार का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, व्यवहार का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि जैसे परिवार में कोई भी माता या पिता होता है, तो माता पिता क्या है कुछ भी काम करते हैं तो बच्चा उसी का अनुसरण करने लगता है। घर के सदस्य व माता पिता द्वारा बच्चों को कुछ नियम दिए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं और रीति रिवाज बताए जाते हैं, मान्यताएं बताई जाती हैं, परंपराओं को तथा विचारों को बताने के सुझाव देना होता है। ठीक है, और बालक के पालन पोषण की विधियां आदि। तो ये जितने भी हैं जो व्यवहार का अनुकरण हो गया, माता पिता के कुछ नियम बच्चों को बताए गए नियम हो गए, रीति रिवाज हो गए और मान्यताएं हो गई, परंपराएं होंगी, विचारों को अपनाने का सुझाव देना होता है, जो बालक का पालन पोषण होता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाओं में आता है। सेकंड जो है सामाजिकरण की गौण प्रक्रियाएं। गौण मतलब द्वितीय प्रक्रियाएं जो होती हैं, दो द्वितीय प्रक्रियाएं में आती हैं, वो होती हैं प्रतियोगिता में भाग लेना, सहयोग, संघर्ष, घर परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधी, अध्यापकों, मित्रों, मीडिया, पारिवारिक सदस्य आदि से अनुकरण करना होता है। तो जब बच्चा इन सब के क्या है मीडिया से, परिवार से, अध्यापकों से, मित्रों से ऐसे उनका क्या अनुकरण करता है, तो ये जो क्रियाओं का अनुकरण करता है यह द्वितीय प्रक्रिया में आता है। समाजीकरण का द्वितीय प्रक्रिया में ये आता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो अभी हमने इन समाजीकरण के द्वितीय और प्राथमिक और द्वितीय की अवस्थाएं बताई गई हैं कि कौन-कौन इनके आते हैं, कौन-कौन इनमें आते हैं। पहला है मीडिया, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस। तो मीडिया हमारा क्या है? जो मीडिया हमारा द्वितीय हो गया, परिवार हमारा प्राथमिक हो गया, विद्यालय हमारा द्वितीय हो गया, आस पड़ोस हमारा द्वितीय हो गया। तो इन सब की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं एक सामाजिकरण, बच्चे के सामाजिकरण में। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है?
तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं, जो कि पहली अवस्था हमारी क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, दूसरी जो होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तीसरी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, और फोर्थ जो होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो इसी तरह से हमें क्या यहाँ पे क्या मूर्त सक्रिय अवस्था, जो कि यह तृतीय अवस्था है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये क्या है, ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन है 10वां। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की है? ऑप्शन 4 विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी। विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लेipzig विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। तो जो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी, वो जर्मनी के क्या है, लेipzig विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने की थी जर्मनी के लेipzig में 1879 में। दोस्तों एक फैक्ट बता दूं कि 1953 से 1991 के बीच इस विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिकी, सिद्धांतकारक, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कार्ल मार्क्स के नाम पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय किया गया था। थैंक यू दोस्तों।